प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों अपना टॉपिक चल रहा था रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण, कि रासायनिक समीकरण को किस तरह लिखा जाता है, इसके क्या चरण है, मतलब इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, इनका हम अध्ययन कर रहे थे। तो रासायनिक समीकरण का जो अगला चरण है वो है कि रासायनिक समीकरण में जो हम अभिकारक लिखते हैं या जो उत्पाद लिखते हैं, इनके नीचे इनकी हमें भौतिक अवस्था भी दर्शानी चाहिए। जैसे ये एक रासायनिक समीकरण है N2 प्लस H2, आगे उत्पाद क्या बनता है NH3 अमोनिया। जैसा हमने पढ़ा है, समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 हो गए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी कितनी होगी 6 हो गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो अभिकारक हैं या ये उत्पाद हैं, इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो इनकी जो भौतिक अवस्था है वो हम इनके नीचे मतलब दाईं साइड में कोष्ठक में लिख के दर्शा देते हैं। अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है, ठोस हैं, तो इसके लिए हम सॉलिड S शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर ये द्रव अवस्था में है लिक्विड, तो इसके लिए हम L शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर ये गैसीय अवस्था में है तो हम G शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर अभिकारक या उत्पाद अगर ये जल में घुले हुए हैं, मतलब इनका जलीय विलयन है, तो इसके लिए हम एक्वाटिक शब्द का प्रयोग करेंगे, AQ शब्द का प्रयोग करेंगे। एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, मतलब जल में घुले हुए। तो ये इनकी जो भौतिक अवस्था है ये इनके नीचे दर्शाई जाती है। जैसे नाइट्रोजन जो है ये गैस होती है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे G। अगला जो अभिकारक है वो हाइड्रोजन, ये भी गैस है, तो हम लिखेंगे G। अब आगे देखो, उत्पाद में अमोनिया गैस बन रही है, तो ये गैस है तो हम क्या लिखेंगे G। तो विद्यार्थियों अभिकारकों एवं उत्पादों के नीचे, अभिकारकों एवं उत्पादों के नीचे इनकी भौतिक अवस्था दर्शाई जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभिकारक या उत्पाद वो किस अवस्था में है। ठीक है, आगे देखिए अगला चरण। रासायनिक समीकरण लिखने का अगला चरण यह है कि हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया कितने ताप, कितने दाब या किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। मतलब अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो उन परिस्थितियों को हम तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख करके दर्शाते हैं। जैसे ये जो अभिक्रिया अभी मैंने आपके सामने लिखी है, ये जो अभिक्रिया है ये मतलब 773 केल्विन ताप, 200 वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लिखते हैं ATM एटमॉस्फेयर। तो ये जो अभिक्रिया है ये हम देखते हैं कि ये कितने ताप की होती है। ये 773 केल्विन ताप की इसे मतलब आवश्यकता होती है संपन्न होने के लिए, और दाब कितना चाहिए 200 ATM एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। इतने ताप और दाब पे ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ताप और दाब को हम कहाँ लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शा देते हैं। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है ये किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे यह अभिक्रिया है N2 प्लस H2, तो आगे क्या बन जाता है इसमें NH3 अमोनिया। संतुलित करने के लिए हम इसे 2 से गुणा करते हैं, यहाँ 3 से कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अभिक्रिया ये तो हमें पता चलता है कि ये इतने ताप और दाब पे संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन करता है। जैसे हम यहाँ उत्प्रेरक लिख देंगे Fe का मतलब लोहे चूर्ण, लोहा, या इसे हम आयरन बोलते हैं। तो ये जो आयरन है ये इस अभिक्रिया में किसका काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है।
तो हमें पता चल जाता है कि अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण के लिखने की क्या है, चरण है। उत्प्रेरक क्या है, इसका हम अध्ययन इसी चैप्टर में आगे करेंगे। ठीक है, वहाँ आपको बताएंगे उत्प्रेरक क्या होता है। रासायनिक समीकरण का जो अगला चरण है वो ये है कि अभिक्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है या ये अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसको दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे N2 + 3H2। अब यहाँ देखो ये चिन्ह काम में लेंगे, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है और उत्पाद क्या बन रहा है, अमोनिया NH3। संतुलित कर लेंगे इसे। ठीक है, अब इस रासायनिक समीकरण को देख करके या ये जो हमने अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो चिन्ह लिखा है, ये चिन्ह किसका होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कि जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती रहती है, मतलब अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती रहती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को भी दर्शाया जाता है। अगर यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे C+O2 कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्रिया करके उत्पाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो यहाँ ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये जो चिन्ह है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चल करके 100% पूर्ण हो जाती है, मतलब अभिकारक उत्पाद में 100% बदल जाता है। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को भी रासायनिक समीकरण में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम ये भी लिखते हैं कि अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है या उष्मा शोषी है। तो इसके लिए भी क्या है, देखो अगला चरण है रासायनिक समीकरण का कि जैसे N2 + H2 आगे बन गया NH3 उत्पाद बन गया। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, अब ये उष्मा अक्षेपी है या उष्मा शोषी है। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है तो हम क्या करते हैं, उत्पाद के आगे प्लस का चिन्ह लगा करके और उष्मा को दर्शा देते हैं कि इस अभिक्रिया को, मतलब जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है इसमें कितनी उष्मा बाहर आती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मान लो 10.5 kcal प्रति मोल, मतलब किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है हम कहेंगे यह उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया की पहचान क्या है, उत्पाद के आगे किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, और प्लस के चिन्ह के आगे कितनी उष्मा इसमें मतलब बाहर निकल रही है, ये उष्मा हम आगे दर्शा देते हैं। तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो रासायनिक समीकरण से हमें ये पता चल जाता है कि यह अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है या उष्मा शोषी। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, जैसे मान लो N2 + O2, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का जब योग करवाते हैं इन दोनों का तो आगे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो संतुलित करने के लिए 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पाद बन गया। अब देखो जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो इस अभिक्रिया में कितनी उष्मा का अवशोषण होता है वो हम उत्पाद के आगे माइनस का चिन्ह लगा करके इसको प्रकट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इस रासायनिक समीकरण को देख करके हमें यह पता चल जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, उष्मा शोषी। मतलब इसमें जब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इतनी उष्मा इसमें ग्रहण होती है। तो उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया के लिए किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, और उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के आगे किसका चिन्ह लगाया जाता है, माइनस का। तो अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है या उष्मा शोषी है, ये भी रासायनिक समीकरण में दर्शा दिया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक जो समीकरण है इसको लिखने के इस प्रकार विद्यार्थियों ये कई चरण हैं। ठीक है,
तो ये रासायनिक समीकरण के जो चरण है ये अपने पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में आगे रासायनिक समीकरण पे प्रश्न बनता है कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं या रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो रासायनिक समीकरण की प्रथम जो विशेषता है वो है, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पादों की जानकारी हासिल होती है। मतलब अभिक्रिया में अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। तो अभिकारक एवं उत्पादों के बारे में हमें सूचना प्रदान करता है रासायनिक समीकरण। तो ये इसकी पहली विशेषता है रासायनिक समीकरण की। किन किन के बारे में जानकारी मिलती है? अभिकारक एवं उत्पादों के बारे में, उत्पाद के बारे में कि इस अभिक्रिया में ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है। दूसरी विशेषता, रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमें अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं इनमें परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या एवं इनके द्रव्यमान का भी पता चलता है। तो रासायनिक समीकरण की अगली विशेषता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसमें तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, अणुओं की संख्या कितनी है, मतलब कितने अणु भाग ले रहे हैं, और इनका मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है या आणविक द्रव्यमान है वो कितना है। तो इस बात का पता भी हमें किससे चलता है? रासायनिक समीकरण से चलता है। ठीक है। तो यह है रासायनिक समीकरण की दूसरी विशेषता। नंबर 3, रासायनिक समीकरण से हमें यह भी पता चलता है कि अभिक्रिया कितने ताप, दाब व किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। मतलब अभिक्रिया के लिए जो आवश्यक जो परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां, तो उनके बारे में भी हमें रासायनिक समीकरण से पता चल जाता है कि भाई यह अभिक्रिया कितने ताप पे हो रही है, कितने दाब पे संपन्न हो रही है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है। तो इस तरह की हमें जानकारी भी रासायनिक समीकरण से ही मतलब हासिल होती हैं या पता चलता है। रासायनिक समीकरण की चौथी विशेषता है कि अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया की जो उत्क्रमणीयता है उसकी जानकारी भी मिलती है। मतलब अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय है तो हमें ये चिन्ह दिखाई देगा उसमें अभिक्रिया में, तो हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों दिशाओं में हो रही है। अगर अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमें यह चिन्ह मिलेगा एक ही दिशा में। तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता को भी रासायनिक समीकरण दर्शाता है। यह रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता का पता भी चलता है। तो यह भी रासायनिक समीकरण की विशेषता है। रासायनिक जो समीकरण है इसके माध्यम से हमें यह भी पता चल जाता है कि अभिक्रिया ऊष्मा अक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया ऊष्मा अक्षेपी है या ऊष्मा शोषी यह भी स्पष्ट हो जाता है। तो यह भी रासायनिक समीकरण की क्या है? विशेषता है। ठीक है। तो विद्यार्थियों, यह रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको समझाइए। तो एक बार पुनः सुनो। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों एवं उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले
जो पदार्थ हैं उसमें जो परमाणु हैं, परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या व इनके द्रव्यमान का भी हमें पता चलता है। अभिक्रिया कितने ताप, दाब व किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो रही है इसका भी हमें पता चल जाता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है इस बात का पता भी हमें रासायनिक समीकरण से ही चलता है। अभिक्रिया उष्मा अक्षेपी है या उष्मा शोषी है, ये भी रासायनिक समीकरण से ही हमें स्पष्ट होता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिकारक भाग लेते हैं या जो उत्पाद बनते हैं इनसे, इनकी भौतिक अवस्था क्या है, इनकी भौतिक अवस्था क्या है, मतलब ये ठोस अवस्था में है या द्रव्य अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या इनकी अवस्था क्या है, एक्वाटिक मतलब जलीय है। तो इनकी भौतिक अवस्था की भी हमें जानकारी रासायनिक समीकरण से ही प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक समीकरण की क्या है, विशेषताएं। ठीक है, आगे देखिए। रासायनिक समीकरण पे अपना जो अंतिम प्रश्न है वो ये बनता है, कई बार पूछ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखिए। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो रासायनिक समीकरण की क्या क्या लिमिट्स हैं, मतलब इसके क्या क्या दोष हैं, इन्हें हम कमियां भी कहते हैं, इनकी क्या कमियां हैं या सीमाएं हैं। तो रासायनिक समीकरण की पहली जो सीमा है वो हम लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं देता है, मतलब अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय के बारे में जानकारी नहीं देता है। अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय के बारे में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, कि अभिक्रिया वो कितने समय में पूर्ण हो रही है, तो अभिक्रिया के पूर्ण होने के बारे में जानकारी नहीं देता है रासायनिक समीकरण। ये इसकी पहली कमी है। दूसरी कमी, दूसरी सीमा, यह अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों की सांद्रता, यह अभिकारकों एवं बनने वाले उत्पादों की सांद्रता के बारे में भी नहीं बताता है। मतलब अभिकारक हैं, इनकी सांद्रता कितनी है, कितनी मात्रा है, इसी प्रकार उत्पादों की जो सांद्रता है वो कितनी है, तो सांद्रता का भी हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। रासायनिक समीकरण से हमें इनकी सांद्रता का पता नहीं चलता है। तो रासायनिक समीकरण की विद्यार्थियों ये दो कमियां हैं। एक तो रासायनिक समीकरण हमें ये नहीं बताता है कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है, दूसरा अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता के बारे में भी हमें जानकारी नहीं देता है। तो यह है विद्यार्थियों रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो विद्यार्थियों रासायनिक समीकरण में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो गई, रासायनिक समीकरण के लिखने के चरण हो गए, इसके बाद में रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हो गई हैं, और अंत में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो ये जो अपना टॉपिक था कौन सा, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ये पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसके जो नोट्स आपको साथ साथ वीडियो के साथ दिए जाते हैं उन्हें आप समय पे होमवर्क नोट्स जो हैं इनको अपनी कॉपी में करो और उनको सबमिट किया करो। धन्यवाद।